तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th का अर्थव्यवस्था लेकर के, जिसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। एंड इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एंड इसके विकास का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होता है, जो पूछा हुआ है, जो पिछले साल पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो भी मैं आपको यहाँ पे रिपीट करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को मैं सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दूंगा। एंड आप लोग मेरा व्हाट्सअप के ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे मैं आपको इसका PDF भी दे दूँ और आप उसका प्रिंट निकाल करके आप उसको याद भी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। आप लोग बताइए, क्या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। तो आप लोग बताइए। तो अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सी आंसर सही हो जाएगा, यानी 3 अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र है वो 3 क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद चलिए फिरते हैं, निम्न में से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी गैर सरकारी दोनों होता है। ठीक है, तो अमेरिका में तो भाई नहीं पाया जाता है, चीन में भी नहीं पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। यहाँ पे C नंबर हो जाएगा, इनके भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, पहला क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो 3 नंबर का, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आपका छप भी सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, यानी कि कृषि क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को आप कितने भागों में बांट सकते हो। आप लोग यहाँ पे बताइए, क्या 2 भागों में बांट सकते हो या 4 भागों में बांट सकते हो या 8 भागों में बांट सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र को, गैर सेवा, उसके बाद सरकारी सेवा। ओके, अब बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, आपको भारत का बताना है कि भारत का आय में जो है सबसे ज़्यादा किसका योगदान है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है। अब बढ़ते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये कथन किसका है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है A नंबर, B नंबर, C नंबर। तो आपको यहाँ पे D नंबर आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा, यानी आर्थर लेविस यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ब्राउन, कैंस, मार्शल, एडमी स्मिथ वो सब गलत है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे बताइए, क्या जीविकोपार्जन होता है या मनोरंजन होता है या ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप लोग बताइए इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन होता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो प्राथमिक क्षेत्र से है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना है, A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका मैं PDF भी दूंगा, आप लोग की टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे है भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों तृतीय, यानी कि 9 नंबर का जो C नंबर आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि C नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा। बाकी इसमें D आंसर नहीं दिया हुआ है तो छोड़िए इसको, बाकी A नंबर, C नंबर इसका जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शायद उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो द्वितीय उद्योग क्षेत्र को ही द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। अनार्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है या दोनों ही सही है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अनार्थिक क्रिया। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कालाबाजारी। कालाबाजारी जो होता है वो, चोर बाजार, वो सब का योगदान नहीं होता है अर्थव्यवस्था में, तो आप लोग उसको मत रखिएगा। बाकी ये तीनों का योगदान होता है, कृषि उद्योग, बैंकिंग का। ठीक है, अब बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या है। तो भाई देखो क्या है, समाजवादी है या पूंजीवादी है या इनमें से कोई नहीं है, मिश्रित है। चलिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि हम लोग का इसमें जो है समाजवादी भी अर्थव्यवस्था पाया जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे मिश्रित उसके बाद हमारे यहाँ पे पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो है दोस्तों क्या पाया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ठीक है, मिश्रित, आप लोग उसको याद रखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भारत इसमें बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, तो आपको वर्तमान क्षेत्र में जो अभी के टाइम पे है, अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा विकास में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। ठीक है, आप लोग को इसको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग। ये A नंबर, B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग OMR में कॉल कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, लोक कल्याण पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंध है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि प्राथमिक क्षेत्र से यानी कि फर्स्ट एरिया से जो है ये संबंधित है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2021 में पूछा हुआ सवाल है, अब योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। तो आपको इसमें मिलता है नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि नीति आयोग को भंग करके योजना आयोग बनाया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो हुआ था ये 15 मार्च। ठीक है, आपको मैं डेट बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और क्या हुआ कि यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को भंग कर, योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है कि कब नीति आयोग का गठन हुआ और योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, बताइए आप लोग। अभी मैंने आपको बताया भाई, अभी बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है भाई, नीति आयोग अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको देना है नीति आयोग अगर पूछा है तो 1 जनवरी आपको 1 जनवरी 2015 देना है। उसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रधानमंत्री। अभी के टाइम पे हमारा प्रधानमंत्री कौन है, ये भी आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी है। ठीक है, नरेंद्र, ये भी आपको रखना है याद। ठीक है, हाँ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ। तो बताइए आप लोग। अभी मैंने बताया 1 जनवरी 2015 को हुआ। देखिए आप लोग को इसमें भ्रमित करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में 1 जनवरी, 1 अप्रैल ऐसे ही दिया जाएगा, तो आप लोग को इसको नहीं याद रखना है। सिंपली से आपको भाई आँख बंद करके आपको यहाँ पे टिक लगाना है, ए नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नीति आयोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो कैसी है भारत का अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी है। अब इनमें से सभी कैसा है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय है, उसके बाद आर्थिक कल्याण का आधार है, इनमें से सभी है। तो हमारा डी नंबर आप लोग इसको सही कर लीजिए, OMR में आप लोग गोल कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और आपका अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, बाद में आप लोग उसको याद भी कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य स्तरे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, नियोजन को दिया जाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, सी नंबर, नियोजन को दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है, क्या है, तो उचित सूचकांक है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। आपको इसको याद रखना है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आप लोग इसका बताइए कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। तो दोस्तों ये PM हो जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, PM हो जाता है, ये बी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। तो ये दोस्तों कंप्यूटर हो जाएगा। हालांकि कहीं कहीं मोबाइल फ़ोन भी आता है, लेकिन कंप्यूटर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर पहले आया था। तो हम लोग यहाँ पे आंसर भी इसका देख लेते हैं, तो कंप्यूटर ही है। तो आप लोग कंप्यूटर को सही कर लीजिए। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ही जनसंख्या गति वृद्धि होगी, जैसे कि जनसंख्या अगर 1 लाख से अगर 2 लाख हो जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आए मतलब आर्थिक विकास जो पूरा रुक जाएगा। जैसे कि अभी बिहार का आप देख रहे हैं कि बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पे जो है ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं कर पा रहा है, डाउनफॉल ही हो रहा है। अब बढ़ते हैं, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है, किसका ऊंचा होता है, कुछ लोगों का या समाज के सभी वर्गों का या समाज के सभी कुछ वर्गों का। तो यहाँ पे समाज के सभी वर्गों का हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आंसर सही कर लीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2024 में पूछा था, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय की योजना अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको देना है तो यार 12 से 17, क्योंकि आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर कि वो किस स्तर पर है, किससे निर्धारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है, साक्षरता दर से किया जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति से किया जाता है, ये तीनों से किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये डी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। प्रथम आपको देखना है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो दोस्तों 1948 है, 1950 है, 1951 है, 1952 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है, आप लोग इसको राइट कर लीजिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2024 में पूछा हुआ सवाल है, आप लोग यहाँ पे ये कर लीजिए। ठीक है, 2024 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको, सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपको पूछेगा तो 2007 से 12 आपको देना है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1950 को हुआ है, या 1951 को हुआ है, या 1952 को हुआ है।
आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों 1952 को इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विकास संबंधित है तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन से और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों हो जाएगा इसका। तो ए और बी हम कह सकते हैं, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भारतीय योजना आयोग का अगर आपको पूछा जाएगा तो देना है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इसी का ये योजना आयोग था। ठीक है, अब बताइए निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? भाई मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी आपको बिहार दिखे वो समझ लो कि बीमारू ही है। बिहार, भाई ये बिहार अगर आपको पूछा है बिहार के बारे में, मैं आपको कुछ विशेषता बताता हूँ। अगर आपको पूछा जाए अगर आपको पूछा जाए सबसे गरीब राज्य, ठीक है, गरीब यानी सबसे कम ये वाला प्रति व्यक्ति आय वाला, तो भी आपको बिहार है लिखना है। उसके बाद बीमारू भी अगर पूछा जाएगा तब भी आपको बिहार देना है। उसके बाद पिछड़ा भी अगर आपको पूछा जाएगा तो बिहार देना है। ये बिहार की विशेषता है। ठीक है, बिहार, भाई जब तक नहीं बिहार को अच्छा एक ये मिलेगा तब तक नहीं बिहार ग्रोथ कर पाएगा। तो देखिए निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इनमें से सभी है, क्योंकि उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। उड़ीसा में एक ब्रह्मपुत्र नामक नदी है जिसमें बाढ़ आता है तो काफ़ी ज़्यादा तबाही होता है। और बिहार में जो है सोन नदी से भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है तो हम लोग का बिहार तबाही हो जाता है। लगभग आधा जिला जो है बिहार का आधा जिला तबाह हो जाता है। एंड 2-3 महीना लगभग यहाँ के लोगों को निपटने में लग जाते हैं कि मतलब जो भी ये हुआ, जो भी वहाँ पे मतलब ये हुआ नुकसान हुआ उसमें निपटने में 2-3 महीना लग जाते हैं। तो इस वजह से बिहार एक बीमारू राज्य कहलाता है। तो इनमें से सभी इसका डी नंबर आंसर आप सही कर लीजिए। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? ठीक है, मानव विकास को कौन सा जन आंदोलन दिया गया है? ठीक है, तो इसका ए नंबर आंसर जो है दोस्तों सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन आधारभूत संरचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश पर तैयार की गई थी? ठीक है, महबूब उल हक या अभिजन विनायक बनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा महबूब उल हक, यानी कि दोस्तों इसका सी नंबर जो आंसर राइट हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको OMR में कॉल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है, यानी कि ए नंबर इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। आप लोग इसको ये कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, IMP कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार की? तो महबूब उल हक ने ही तैयार किया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ये दो तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग को दोनों ही तरीका याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है तो ये केरल होगा, 100% केरल ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ कब हुआ था? पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी हुआ था, 2002 में। ठीक है, तो आपको ए नंबर इसका सही कर लेने हैं। अब बढ़ते हैं, भारत का प्रतियोगिता 2004 के अनुसार कितनी है? तो यहाँ पे 25,000 28,000 होना चाहिए। ठीक है, तो सी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना का घटक है? तो शिक्षा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग शिक्षा को टिक कर लीजिए। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। निम्न में से कौन आर्थिक संरचना का घटक है? तो ये हो जाएगा वित्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ये थोड़ा ये होता है, तो ए नंबर आप सही कर लीजिए। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, यहाँ पे भी आधारभूत संरचना का घटक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? और ये क्वेश्चन 2019 में इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया था ये, तो आप लोग को इसको याद रखना है। तो क्या APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था? इनमें से कोई नहीं कहा था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि भारत के विकास के बिना बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है। इसको जब तक नहीं विकास करेगा तब तक नहीं भारत में विकास हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? तो क्या उद्योग की प्रधानता है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या पशुपालन की है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत है। बाकी क्या खनिज की है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो कृषि की है? तो जी हाँ, बिल्कुल कृषि की है। कृषि लगभग यहाँ के 60% लोग दोस्तों 60% क्षेत्र में जो है कृषि की जाती है, और 80% लोग करते हैं। 60% क्षेत्र में 80% लोग कृषि करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि 80% लोग करते हैं शायद, असल में वो है ही क्या कि 60% लोग कृषि कर 60% भूमि पे कृषि करता है। ठीक है, 60% अगर आपको पूछाएगा तो भूमि होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको 80% वाला पूछा जाएगा तो वो होगा लोग, कितने प्रतिशत लोग। ओके, तो आप लोग इसको कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे अगला बार क्या होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।